हेलो दोस्त, आज का वीडियो आप ही के प्रश्नों से है जो हमने अपने चैनल से लिया हुआ है। तो एक एक करके देखें, आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितना बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन से कटअप बढ़ेगा क्या, सीबीटी की एलिजिबिलिटी कटअप पे बनेगी, टाइपिंग टेस्ट से डर लग रहा है किस पोस्ट पे फोकस करें, साइको टेस्ट से बचना है किस पोस्ट पे फोकस करें। यानी ये सारे प्रश्न हैं जिसमें एक रिजल्ट का मैंने छोड़ दिया है। तो रिजल्ट वाला भी टॉपिक अगर जोड़ लें तो रिजल्ट आंसर की और रिजल्ट कब आएगा। तो ये सारे अगर प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे तो ये लगता है कि लोगों की तैयारी अब सीबीटी 2 की फोकस पे है। और सीबीटी 2 की फोकस पे बात करने से पहले आपको एक बार डायरेक्ट बता दें कि सीबीटी 2 तैयारी करनी है तो सीबीटी 1 से बहुत डिफरेंस एग्ज़ाम है। प्रश्न वैसे ही रहेगा, लेवल चेंज होगा और समय चेंज होगा। आप कुछ कहते हैं कि समय कैसे चेंज होगा, तो पहले आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे सीबीटी 1 में, लेकिन अभी 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यानी आपकी स्किल का टेस्ट यहाँ होने वाला है। समझ जाइएगा ध्यान से, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। तो यानी आपको 20 प्रश्न उसी टाइम में ज़्यादा करना है। प्रश्न का लेवल शिफ्ट हो सकता है, लेकिन 20 प्रश्न करना है तो आपको पढ़ने की स्किल तो बढ़ानी ही पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ें करते हैं कि आंसर की और रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि इस बार का पैटर्न कुछ नहीं पता चल रहा है कि कितने दिन में क्या होगा। पहला कंडीशन मैं बोल दूं कि मुझे ईमानदारी से नहीं मालूम, पहली कंडीशन। तो कहेंगे कि फिर वीडियो बनाने का क्या बात बनता है, तो बनता इसलिए है कि आंसर की और रिजल्ट डिपेंड करेगा सारी कंडीशन पे। अगर इनकी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि अभी एग्ज़ाम लेना है इनको सीबीटी 2, तो आंसर की हो सकता है 10 दिन में भी आ सकता है, 20 दिन में भी आ सकता है। हालांकि आंसर की आने का आइडियल टाइम है 15 से 30 दिन। इतने दिन के बीच में आंसर की सभी एग्ज़ामों की आ जाती है। और उसके बाद आपका 4 से 5 दिन का आपका क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करने का टाइम होता है। उसके बाद रिवाइज आंसर की में भी फिर 15 से 30 दिन लगते हैं। यानी पूरी प्रोसेस में कहें तो मिनिमम 2 महीने लगते हैं। मिनिमम 2 महीने कहाँ से, जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने की घोषणा अभी डायरेक्ट नहीं हुई है। हालांकि 7th फेज में लिखा हुआ था कि ये लास्ट फेज है, लेकिन रेलवे जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक हम सोच नहीं सकते। तो इसलिए अभी उसको हम थोड़ा सा आगे हम छोड़ देते हैं। तो आंसर की संभावित अगर बात करेंगे तो अगस्त लास्ट तक अगर एग्ज़ाम लेना हो तब आ सकता है, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं है। उसी तरह अगर आंसर की आ गया तो सितंबर से तो पहले आपका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। यानी सितंबर में हो सकता है कि आंसर की भी और रिजल्ट भी आए, जब सब कुछ टाइम से चले। डिले से चलेगी तो गाड़ी का कोई टाइम नहीं होता कि कितने टाइम में पहुंचेगी। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन से कितना नंबर बढ़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के आप फार्मूला देखने जाएंगे ना, तो यहाँ पे फार्मूला में चेंज हो गया है। फार्मूला में चेंज होते ही हमने देखा है जेई वाले एग्ज़ाम में और दूसरे एग्ज़ामों में भी कि फार्मूला एकदम बिल्कुल आपका ऐसा बना दिया गया है कि डायरेक्ट पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो इसमें नंबर बहुत कम बढ़ते हैं। बढ़ता तो है लेकिन कम बढ़ता है। लेकिन लोगों का सवाल रहता है कि कम बढ़ेगा तो क्या सबके लिए ऐसा ही होगा। तो नहीं, 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ों को आप इग्नोर करें, आप 98% वाले में जाएं। 98% का नंबर एवरेज से थोड़ा ही ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। और इसके दूसरा कारण मैं बता दूं कि कम क्यों बढ़ता है, कि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला तो चेंज ही हो गया, साथ में आपकी जब आंसर की आती है उसमें आपके कुछ क्वेश्चन डिलीट भी कर दिए जाते हैं। डिलीट करने के बाद उस क्वेश्चन को क्या आपको प्रो रेटेड मार्क में दिया जाता है। जैसे अभी आपका 100 नंबर का क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन थे, बाद में घट के 97 हो गए, तो 3 के रेशियो में ये बढ़ा दिया जाता है नंबर। तो इससे भी लगता है कि नंबर हमारा बढ़ा हुआ है नॉर्मलाइजेशन में। तो प्रो रेटेड मार्क्स जो होता है उसमें भी आपका नंबर इक्विवेलेंट लाया जाता है कि 100 नंबर के इक्विवेलेंट लाया जाए। इससे भी 1-2 नंबर बढ़ता है। दोनों मिला के अगर कहें तो 5-6 नंबर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। किसी का तो 1 नंबर ही बढ़ता है, किसी का आधा ही बढ़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन पे ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिए। हो सकता है आपका बढ़ गया, किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसी का हो सकता है सुनने में आता है कि 5-10 नंबर भी बढ़ गए, किसी का कम भी हुआ है। तो ये नॉर्मलाइजेशन को तो छोड़ दीजिए। नॉर्मलाइजेशन के नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा ज़रूर।
दूसरा, नॉर्मलाइजेशन से कटअप बढ़ेगा क्या? एकदम बिल्कुल स्वाभाविक सा सवाल है कि जिनका नंबर बढ़ेगा वो कटअप तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन कटअप वहाँ डिसाइड होता है कि जहाँ भीड़ होती है। और ऊपर वाले जिनका नंबर बढ़ जाए, जिनका 80 नंबर आया है उनका 85 भी आ जाए, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कटअप पे। कटअप तो पड़ता है कि जो 60 पे थे उनका 60.025 हो गया, यानी 0.25 ही कटअप को बढ़ा दिया, वही मैटर करता है जो लोवेस्ट साइड में होता है। तो नॉर्मलाइजेशन से कटअप बढ़ती है, लेकिन नीचे वाले लेवल के लिए, ऊपर जिनका स्कोर है 70 है, 75 है, 80 है, उनके लिए तो कटअप में वो काम नहीं करेगा। दूसरा, सीबीटी की एलिजिबिलिटी कटअप से बनेगी क्या? कुछ लोग कहते हैं कि मैं 80 नंबर ला लिया तो मुझे 5 CBT 2 देने का मौका मिलेगा क्या? देखिए, CBT 2 मौका आपको सब मिलेगा, बशर्ते आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस आधार पे है कि आपने ग्रेजुएट लेवल और आपने 10+2 का पोस्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट कर रखा है। आपने अगर पोस्ट प्रायोरिटी नहीं सेलेक्ट कर रखा है तो उस एग्ज़ाम को आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट प्रीफरेंस आपने दे रखा है पहले से ही, तो आपको सब एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। किस टर्म में दिएगा, कैसे होगा, इसके लिए भी डिटेल आनी बाकी है, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए इन्होंने बोला है, हर कम्युनिटी के लिए 20 गुना CBT 2 मिलेंगे, तो 20 गुना के हिसाब से तो रिजल्ट दे देंगे, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में 20 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल एग्ज़ाम होगा, इसलिए वहाँ पे कुछ संभावनाएं चेंज हो जाएगी। अगर कटअप पे फिक्स कर दिया कि इस कटअप पे इतनी होगी तो पोस्ट प्रायोरिटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, इसलिए कटअप पे एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर कटअप पे एलिजिबिलिटी बन जाएगी तो किसी पोस्टों का फेज 3 यानी CBT 3 होते होते कटअप बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद लोगों का सवाल था कि टाइपिंग टेस्ट से डर लग रहा है क्या, किस पोस्ट पे फोकस करें? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, टाइपिंग टेस्ट मैक्सिमम पोस्टों में है, और टाइपिंग टेस्ट के लिए अगर 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों लेवल पे देखेंगे तो दोनों पे है, लेकिन अगर कहें डायरेक्ट 11,000 प्लस वैकेंसी किसी पोस्ट में है जिसमें CBT 3 या नहीं है, ना साइको के रूप में ना टाइपिंग टेस्ट के रूप में, यानी कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है अलग से, उन पोस्टों पे फोकस करना चाहिए। उसको देखने के लिए कैसे हमें पता करें कि कौन सा पोस्ट हम फोकस करें? तो देखिए, मैं वैकेंसी टेबल लेके आया हूँ, आपका नोटिफिकेशन में से ही वैकेंसी टेबल उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा किसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है। 10+2 में देखिएगा तो जूनियर क्लर्क, देखिएगा एक एक बात मैं कर दूँ कि पहला जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर की तो वैकेंसी छोड़ दीजिए, 17 है तो इसकी तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। 10 क्लर्क में टाइप टेस्ट नहीं है, और आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में नहीं है, यानी 4,940 ऐसे पोस्ट हैं जिनकी मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, और इस वाले पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं है, और ये लेवल 3 का एग्ज़ाम है। तो आपको लेवल 2 के साथ साथ 3 भी देना पड़ेगा, और इस वाले पोस्ट पे फोकस करना है। 5वें नंबर पे सीरियल नंबर में कहें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे, तो आपको टाइपिंग टेस्ट से बचते हुए भी जॉब मिल सकती है। हालांकि दोनों एग्ज़ाम अलग अलग चलेंगे, CBT 2 के बाद टाइपिंग टेस्ट अलग होगा और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का रिजल्ट आएगा, कॉम्बिनेशन बना के फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसलिए आपको इस पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएट लेवल पे हैं तो आपके पास 2 पोस्ट है। कुछ लोग को अगर शौक़ है कि गुड्स गार्ड्स हम बनना चाहते हैं तो इसमें भी 5,748 वैकेंसी है, जिसमें आपका कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। उसी तरह सीनियर लेवल 5 वाला अगर ग्रेजुएट लेवल में है तो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जैसे यहाँ पे आपका था कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो यहाँ सीनियर हो गया क्योंकि ये 10+2 का पोस्ट है। तो इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो ये 5,638 वैकेंसी, यानी 5,638 यहाँ से, और 4,940 वैकेंसी जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है। ट्रेन क्लर्क की पोस्ट कम है, हालांकि उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड बढ़ गया है, ये भी टाइपिंग टेस्ट नहीं जानते तो आप इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह CBT का 5वां हमारा सवाल था कि साइको टेस्ट से बचना है तो किस पोस्ट पे फोकस करें। तो यहाँ पे साइको टेस्ट तो उन्हीं लोगों को होगा जो ग्रेजुएट होंगे। 10+2 के इसमें तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, साइको टेस्ट केवल स्टेशन मास्टर का है। तो इस पे अगर आपको फोकस करना है तो आपको डायरेक्ट एक ही पोस्ट बचती है जो अच्छा आपको आगे की तरफ ले जा सकता है, वो है गुड गार्ड्स का, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
आपको क्लर्कियल जॉब में पसंद है तो ये भी आपका पास ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि ये भी ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। 2 ही पोस्ट है। आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस की कट ऑफ देखेंगे तो ये तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ हमेशा रहती है। ट्रैफिक अप्रेंटिस में साइको है ही है, 88 पोस्ट है और बाद में बढ़ा था कोलकाता मेट्रो में, तो वो है। तो आपको स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट जिसमें साइको टेस्ट है वो नहीं देना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 गुड गार्ड्स और ऑप्शन नंबर 2 अगर कहें तो सीनियर कॉमर्शियल, ये है 2 पोस्ट आपके लिए है जो बिना टाइम के लिए बढ़िया है, जो आप इसके लिए फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ेगा? दोनों एग्ज़ाम लेवल 5 है, दोनों 5 में देंगे तो दोनों के दोनों एक साथ हो जाएगा। और 6 लेवल अगर आपका किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन 6 लेवल के साथ साथ हमें 5 लेवल को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कॉमन कट ऑफ बनेगी तब वहाँ पे जाके आपकी दोनों की मार्क्स देखा जाएगा। पहले रिजल्ट आएगा स्टेशन मास्टर का, और स्टेशन मास्टर में एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी, उनकी देखी जाएगी आपकी गुड गार्ड्स में। ये ध्यान दीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक और सूचना मैं दे दूं कि कुछ लोग नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा कि सबसे पहले रिजल्ट उसका आएगा जिसमें CBT 3 होगा। ध्यान दीजिएगा, CBT 3 वाले पोस्ट का रिजल्ट पहले बनाया जाएगा, प्रायोरिटी पे बजाया जाएगा। हालांकि रिजल्ट एक ही दिन आ सकता है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी रहेगी? CBT 3 वाले का और टाइपिंग टेस्ट वाले का, जिसमें इसमें लोग जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको परीक्षा दिलवाया जाएगा। लेकिन अगर इसमें जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उसके नीचे वाला पोस्टों में शायद नहीं देखा जाए, इसलिए इसको सावधानी से डील करना है। अपनी क्या देखते रहना है? मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी A2 है तो आप किस में जाएं? स्टेशन मास्टर वाला में जाएं। अगर आपका B1 C1 है तो आप क्लर्कियल वाले में जाएं। थोड़ा ध्यान देके यहीं पे कि यहाँ गलती ना हो जाए। गलती होने के बाद ये एक तो 2019 से वैकेंसी चल रहा है और 21 हो गया, 22 तक जाने के बाद ऑप्शन कम बच जाता है, इसलिए रिस्क की संभावना न लें। डायरेक्ट आप किस पे जाना है? आपको फोकस करना है जिसमें आप 100% फिट है। तो मेरा लास्ट सजेशन कि आपको फोकस उस पे करना है जिस पे आप 100% फिक्स हैं, फिट हैं, किसी भी कंडीशन से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे EWS वाले कहते हैं कि मेरा EWS नहीं है तो UR पे फोकस करें। UR में अगर क्वालिफाई कर गए तो EWS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर UR से नहीं क्वालिफाई करते हैं तो EWS के लिए तो आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि सबसे फिट वाली पोस्ट को सबसे हमें पहले फोकस करना है, उसके बाद सेकेंडरी में आप किसी को ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।